गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, यानी 3 वीडियो लेक्चर तक का। जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो अपवर्तन कहते किसको हैं, कहाँ कहाँ हम देखते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। इसके बाद हम लोग आगे इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसका लॉज के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है ना, अपवर्तन के नियम क्या है, फिर स्नेल्स लॉ को देखेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि जब हम स्नान करने जाते हैं तो जिस बाल्टी में पानी भरा होता है ना, उसका बॉटम पार्ट थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है ना, उसकी वास्तविक गहराई से। या किसी स्टिक को या पेंसिल को पानी भरे हुए ग्लास में जब डालते हैं तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। या जग या मग पानी में जाता है तो थोड़ा वास्तविक मोटाई से ज़्यादा मोटा प्रतीत होता है। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऑल दिस फिनोमिनाज आर एराइजेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कहता क्या है क्या है ना, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, हमेशा हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना। तो लेकिन जब प्रकाश एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो क्या तो भी वह अपनी स्थिति को बनाए रखता है, उसी सीधी रेखा में जाता है, या वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो जवाब आता है कि डायरेक्शन चेंज होता है उसका, है ना। कैसे चेंज होता है, किस आधार पे चेंज होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश का चाल सबसे अधिक स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम इज 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी प्रकाश का चाल जो है वैक्यूम में 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो क्या प्रकाश का ये जो स्पीड है, ये चाल है, हवा में, कांच के ग्लास में या फिर पानी में यही रहता है? तो जवाब आता है नहीं। यानी जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है प्रकाश का चाल भी घटते बढ़ते जाता है, यानी चेंज होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की सघनता पे निर्भर करता है कि मीडियम कैसा डेंस है, ज़्यादा डेंस है, रेयर मीडियम है या डेंस मीडियम है, उस पर निर्भर करता है प्रकाश का चाल। तो देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और यहाँ से ले लीजिए। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर? डज इट स्टिल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट डायरेक्शन? तो कहता है क्या यह अपने सीधे रेखा में जो जा रहा था उसी रेखा में रहेगा या फिर डायरेक्शन चेंज करेगा? तो जवाब आता है कि हाँ, डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? माध्यम के चेंज होने से। You might have observed that the bottom of a tank or pond containing water appears to be raised. हम लोग अक्सर देखते हैं कि जिसमें पानी होता है उसका, टैंक का या फिर पॉन्ड का, तो उसका बॉटम अपने वास्तविक गहराई से उठा हुआ प्रतीत होता है। द लेटर्स अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। जब हम ग्लास स्लैब को रखते हैं या लेंस को रखते हैं तो अपने वास्तविक मोटाई से जो अक्षर है, लेटर है, वो ज़्यादा मोटा दिखता है। तो ऑल दिस फिनोमिनाज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी इन सारी घटनाओं को हम समझ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हो रहा है। तो चलिए अब फिगर के माध्यम से और डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और किस तरह से होता है। तो लिखिएगा आगे, व्हेन a ray of चलिए आगे इसको कंप्लीट करते हैं। व्हेन a ray of light passes in a
homogeneous medium passes from one transparent medium to another transparent medium, a part of it is reflected in accordance with law of reflection, है ना. And another part is deviated from its path. तो देखिए मैंने क्या बताया, whenever a ray of light passes from a homogeneous medium passes from one transparent medium to another, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब ट्रेवल करता है तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार क्या आता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसका कुछ हिस्सा अपने रास्ता से डेविएट कर जाता है. तो रास्ता से डेविएट होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं. तो लिखिएगा दैट इज डेविएशन और बेंडिंग of light when passes from one transparent medium to another is called refraction. He called refraction of light, है ना. द डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का डेविएट करना अपने रास्ता से या मुड़ना, प्रकाश के डेविएट होने या मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं. कब? जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में ट्रेवल करेगा तब, है ना. तो ये जो डेविएशन है वो निर्भर किस पे करता है, तो डेविएशन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी माध्यम जैसा सघन होगा उसके अनुसार उसका डेविएशन निर्भर करेगा. दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जैसे जैसे चेंज होगा उसका डेविएशन भी उसी के अनुसार होगा. तो स्पीड ऑफ लाइट निर्भर किस पे करता है, स्पीड ऑफ लाइट निर्भर करता है सघनता पे. जो ज़्यादा सघन होगा तो स्पीड उतना ही कम होगा, ज़्यादा सघन कम होगा यानी डेंसिटी कम होगा तो स्पीड भी कम होगा, है ना. ज़्यादा स्पीड होगा, है ना. जैसे एयर है तो एयर में वैक्यूम है तो वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, वहाँ प्रकाश को रोकने के लिए कोई भी वहाँ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल नहीं है, तो प्रकाश बहुत तेज़ी से चलता है. और कितना तेज़ी से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब हवा में आता है तो हवा में धूल कण है, डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, तो इसको थोड़ा सा कम इसका डेंसिटी हो जाता है ना, यानी डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. तो जैसे डेंसिटी बढ़ता है तो लाइट का स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है, तो स्लाइटली लेस देन होता है. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कुछ कम, 0.0 कम हो, है ना, 2.99 हो, 0.9 हो, इस तरह से इसका स्पीड घटता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर में, है ना. तो आगे देखिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम. इसको लिख लीजिएगा. बेंडिंग ऑफ लाइट depends upon density of medium. When light, पहला पॉइंट लिखिएगा, when a ray of light passes
from rare medium to denser medium, it bends towards the normal, है ना। प्रकाश जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। इसको फिगर के माध्यम से देखिए, ये है मेरा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मान लीजिए स्लैब है, ग्लास स्लैब, है ना। और ये एयर है, रेयर मीडियम, और ये नॉर्मल है, एयर। यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रहा था, देखिए लाइट को जाना चाहिए था इधर अपने रास्ता में, लेकिन ये मुड़ जाएगा इधर, है ना। तो प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब एयर से डेंसर में जाएगा तो परपेंडिकुलर की ओर मुड़ेगा। देखिए ये जा रहा था इधर लेकिन मुड़ गया इधर, ये है नॉर्मल, नॉर्मल, है ना। इसको दिखा दीजिएगा फिगर के माध्यम से। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, व्हेन a ray of light passes from denser medium to rare medium, it bends away from the नॉर्मल, है ना। जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। इसको फिगर के माध्यम से देखिए, ये है मेरा डेंसर मीडियम, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से लाइट जा रहा है, इसको जाना था देखिए इस रास्ता में, लेकिन ये इस तरह से मुड़ जाएगा, है ना। तो इसको लिख लीजिए, ग्लास स्लैब, डेंसर मीडियम, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सघन माध्यम, सघन माध्यम। इसको लिख लीजिए, विरल माध्यम। तो इस तरह से ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, इसमें भी दिखा दीजिए इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस तरह से हमारा बेंडिंग होता है लाइट का। चलिए आगे देखते हैं कि जब नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा। तो नॉर्मली जब इंसिडेंट करेगा, नॉर्मली पास करेगा एक मीडियम से दूसरे में, तो उसका बेंडिंग नहीं होगा। तो इस लाइन को भी लिख लीजिए, व्हेन लाइट पासेस नॉर्मली when ray of light passes normally from one transparent medium to another transparent medium, then it does not bend in any डायरेक्शन, ये किसी दिशा में ये मुड़ता नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, व्हेन जब लाइट पास करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो इसका स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं आता है। तो लिख लीजिएगा, व्हेन लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium, then the speed of light, wavelength, intensity of
light changes but frequency of light does not changes। याद रखिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड, वेवलेंथ और इंटेंसिटी में चेंजिंग होता है, लेकिन स्पीड में चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम। क्या है? अपवर्तन के नियम, है ना। तो अपवर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से? तो लिखिए, फर्स्ट द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ incident all lie in the same plane, है ना। क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट कहता है द रेशियो ऑफ sin angle of incident to the sin angle of refraction is constant, है ना। एंड दिस, इसको ऐसे लिखेंगे sin i बटे sin r इज कांस्टेंट, है ना। and this constant is called refractive index of second medium with respect to first medium, है ना। क्या बोला? फर्स्ट तो क्लियर है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा लॉ बोला साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो कौन सा साइन एंगल? देखिए, मान लिया कि ये मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये मेरा नॉर्मल है और ये इस तरह से इंसिडेंट कर रहा था, इसको जाना था इधर लेकिन ये इधर मुड़ गया। अगर ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है तो, है ना। तो ये साइन एंगल, ये एंगल आई हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल आर। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट और इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो लिख लीजिएगा दिस constant is called refractive index of second medium with respect to first medium, है ना। and this law is called law of Snell's law and this is also known as Snell's law। इसको हम लोग स्नेल्स के नियम से भी जानते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं स्नेल्स लॉ कहते किसको हैं अच्छे तरीके से, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सेकेंड मीडियम का, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया है, यहाँ देखिए सेकेंड मीडियम का लिखना है हुआ तो दो यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। चलिए इसको और डिटेल से करते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आगे देखते हैं स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स का नियम। तो it states that for any two media
द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना इज कांस्टेंट। पहले ही बताया था मैंने, रिफ्रैक्शन दोनों कांस्टेंट, साइन आई बटे साइन आर का मान कांस्टेंट, और इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको लिखेंगे कैसे, तो μ2 और μ1 कोफिशिएंट पहले और 2 कोफिशिएंट बाद में। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे देखिए, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम एंड इज डिनोटेड बाई μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कैसे लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट, μ2 यहाँ और μ1 इस तरह से लिख देंगे, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कांस्टेंट होता है। अब इसमें 2 केस है ना। क्या है, तो पहले मैंने बताया था कि इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। दोनों केस को अच्छे से समझिएगा, है ना। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये तो डेफिनेशन पूछता ही है कभी कभी बोर्ड में, और प्लस इसके अलावा कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यहाँ से। तो क्या बोला, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर दैट मीन्स रेयर, है ना। तो देखिए, ये मेरा एयर था, ये रेयर से इस तरह से आ रहा है ना। इसको जाना था इधर, लेकिन क्या पता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन मैंने देखा है ना। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर रेयर मीडियम इनटू ग्लास डेंसर मीडियम, रे बेंट वाज द नॉर्मल, है ना। तो इस केस में एंगल आई जो है बड़ा होगा एंगल आर से। साफ क्लियर पता चल रहा है ना। एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। तो इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्टेड एंगल से। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, है ना। जब ऊपर में क्वांटिटी बड़ा है, नीचे क्वांटिटी छोटा है, नॉर्मल यानी नॉमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमेशा इसका मान ग्रेटर देन 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रेशियो को क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, है ना, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका हमेशा मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, जब रे रेयर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, केस 2। हाँ, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे अगर हमारा फर्स्ट मीडियम एयर हो गया और सेकेंड मीडियम मेरा ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड इज डिनोटेड बाई, इस तरह से म्यू ग्लास, ग्लास को इधर लिखेंगे और एयर को इधर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, केस 2। केस 2 देखते हैं, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम, when light enters from glass denser medium ले लीजिए, glass denser medium into rare medium that is air, है ना। it bends away from the normal। तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कि ये मेरा डेंसर मीडियम है और यहाँ से रे जा रहा है, इसको जाना था इधर, है ना, लेकिन ये इधर चला जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्रैक्टेड एंगल। तो देखिए इस केस में आई छोटा हो गया और आर बड़ा हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल का मान इसमें बड़ा हो रहा है और इसमें छोटा हो रहा है ना। तो इस केस में लिखिएगा एंगल आर ग्रेटर एंगल आई। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड साइन आर का मान जो कांस्टेंट लिखते हैं μ2 विथ 1 लेस देन 1, हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। जब डेंसर से रेयर में लाइट ट्रेवल करेगा, है ना, याद रखिएगा, जब चूंकि ऊपर का रेशियो क्या हो गया, नॉमिनेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो कर दीजिए इसको, नॉमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा क्या होता है, 1 से हमेशा
कम 0.5, किसी भी इस तरह का रेशियो को देख सकते हैं आप, है ना। नॉमिनेटर को छोटा कर दीजिए 2 और डिनोमिनेटर को बड़ा कर दीजिए 8, तो क्या देगा 1/2 यानी 0.5 लेस देन 1। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। कब? जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करता है तब, है ना। जब शीशे के ग्लास या पानी डेंसर मीडियम होगा उससे एयर में ट्रेवल करेगा तो लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 1 से छोटा होता है। और इसको हम लोग लिखे हैं कैसे, तो देखिएगा दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass and is denoted mu air with glass, है ना, इस तरह से। तो हमने क्या देखा, ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, है ना। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, म्यू एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 और यहाँ 1 इक्वल टू 1/μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इससे संबंधित कुछ जानकारी। और आगे चलते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे, है ना। देखते हैं आगे ऑप्टिक्स में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो इसके पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसको, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो कैसे डिफाइंड है, तो बहुत ही आसान है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर अ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ may be defined as ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium, है ना। तो इसको लिखे हैं कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, और म्यू इक्वल टू c/v। स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में c से डिनोट करते हैं और किसी मीडियम में v से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत ही मार्केबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके सहायता से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सेकंड देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है और कोई अनदर मीडियम हो, अनदर मीडियम में यहाँ पे एयर हो सकता है, कांच का ग्लास हो सकता है ना, वाटर हो सकता है, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। सेकंड देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में देखना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, अभी लिखे हैं c/v, और इसको कन्वर्ट कर दीजिए वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और मैंने पहले बताया था कि जब लाइट पास करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उसका स्पीड, उसका क्या बोलते हैं वेवलेंथ और उसका इंटेंसिटी चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से कट जाएगा और वेवलेंथ अलग अलग होगा क्योंकि चेंज होता है। वेवलेंथ लैम्डा वैक्यूम बाय लैम्डा मीडियम, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और VAC फॉर वैक्यूम और MED फॉर मीडियम यूज किया गया है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी कट गया सेम होने की वजह से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान आ गया लैम्डा वैक्यूम बाय लैम्डा मीडियम। तो लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ए वेवलेंथ, इट इज आल्सो डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 and wavelength of medium 1 divided wavelength of light in a medium 2। इसको लिख लीजिए, it is also defined as refractive index in terms of wavelength. It is also defined as wavelength of ratio of, defined as
रेशियो ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 wavelength of light in medium 2। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर किससे करता है ना, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो देखिए, फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। factors on which reactive index of medium depend, यानी कि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो देखिए सबसे पहले जो मीडियम है ना, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन कारणों पे निर्भर करेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा टेम्परेचर ऑफ मीडियम है ना, टेम्परेचर, नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद लिख लीजिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम है ना, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो ये है हमारा फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत छोटा सा सवाल है, किन किन कारकों पे निर्भर करता है। नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, और नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4। अब हम लोग मिलेंगे वीडियो लेक्चर नंबर 5 में है ना। सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और हमारा होगा नेक्स्ट सिलेबस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, और इसी तरह से पूरे सिलेबस को आगे कवर करते चलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।